हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा आईएफआरएस के बारे में। आईएफआरएस क्या होता है उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। फिर इसकी एप्लीकेबिलिटी देखने वाले हैं। कौन से नंबर का आईएफआरएस क्या बात करता है इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। करेक्ट। तो आईएफआरएस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है सर। ये आईएफआरएस जो होता है यूके में एप्लीकेबल होता है। आई मीन यूके में बना था, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ओके। जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लैंड, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स हैं, वहाँ के बोर्ड ने, यूके बोर्ड ने ये बनाया आईएफआरएस को। उसके बाद अदर कंट्रीज़ हैं जो आईएफआरएस को अपनी कंट्रीज़ में अप्लाई करती हैं। तो इंडिया जो होता है, हमारा इंडिया यूके वाले आईएफआरएस को अप्लाई करवाता है और पाकिस्तान भी अप्लाई करवाता है। दोनों में फ़र्क क्या है? इंडिया वाला जो है वो आईएफआरएस को कन्वर्ज करके एप्लीकेबल करवाता है। कहने का मतलब ये है, जो यूके में एप्लीकेबल होते हैं ना आईएफआरएस, उसको कन्वर्ज कर देते हैं और इंडिया में एप्लीकेबल करा देते हैं। उनका नाम बदल के कर देते हैं इंडेस। कन्वर्ज क्यों करते हैं जी? क्योंकि यूके वाले एप्लीकेबल होते हैं, जो ये फॉर्म किए गए थे तो यूके की इकॉनमी के हिसाब से किए गए थे और इंडिया की इकॉनमी अपने हिसाब से चलती है। ठीक है। तो जो इकॉनमी में जब फ़र्क है तो ऑब्वियसली रूल्स भी अकॉर्डिंगली फॉलो करने चाहिए। इसीलिए जो आईएफआरएस को कन्वर्ट कर दिया गया इकॉनमी के अकॉर्डिंगली, और कराने के बाद इंडिया में एप्लीकेबल करा दिया गया। अब भाई साहब, पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान वाले ने क्या करा, ज़्यादा दिमाग वाला लगाया नहीं, सीधा यूके वाला उठाया और डायरेक्टली अप्लाई कर दिया पाकिस्तान में। अब डायरेक्टली अप्लाई कर दिया तो इससे क्या हो रहा है जी? ये बने हुए हैं कैसे? यूके की इकॉनमी के हिसाब से। पाकिस्तान की इकॉनमी और यूके की इकॉनमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। अब क्या होता है, आईएफआरएस में कोई भी चेंजेस आते हैं, चेंजेस कौन लाता होगा? यूके गवर्नमेंट लेके आती है। ठीक है जी। अब वो चेंजेस क्यों लाते होंगे? एज पर यूके इकॉनमी वो चेंजेस ले आते हैं, उनका काम बन जाता है। कोई चीज़ बिगड़ रही है, अमेंडमेंट ले आए आईएफआरएस में और काम बन गया। पाकिस्तान वाले क्या होते हैं, यूके इकॉनमी के बेस पर जो चेंजेस आए हैं वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी पे। अब पाकिस्तान पे अप्लाई होंगे तो क्या होगा? इकॉनमी डाउन जाएगी। ये दिक्कत आती है एवरी टाइम अमेंडमेंट आती है जब भी आईएफआरएस में। पाकिस्तान के सारे खाते बिगड़ जाते हैं। इंडिया में इसमें यहाँ पर दिमाग ये लगा लिया कि इन्होंने बोल दिया है कि मैं अप्लाई तो करा लूँगा तुम्हारे आईएफआरएस। यूके को बोला इंडिया ने कि मैं अप्लाई तो कर लूँगा, पर मैं कन्वर्ज करके करूँगा, जो मेरे इकॉनमी के हिसाब से सूटेबल होगा मैं उस हिसाब से करूँगा। यही फ़र्क होता है एक पढ़े लिखे और अनपढ़ में। तुम्हारे सामने है। ठीक है सर। तो अब हम क्या करने वाले होते हैं, अब हम आईएफआरएस ये पढ़ने वाले हैं कि आईएफआरएस कौन से, कितने आईएफआरएस हैं और कौन सा क्या बात करता है। आईएफआरएस 1, आईएफआरएस 1 क्या कहता है? फर्स्ट टाइम adoption of
IFRS। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि IFRS को जो भी कंपनी, जो भी जिसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो फर्स्ट टाइम अडॉप्ट कर रही है तो उसको कुछ रियायतें दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसके रूल्स चेंजेस होंगे, रूल्स में चेंजेस आएगा तो अकाउंटिंग में चेंजेस आएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है एक्सेप्शंस दी गई है उनको कि आपने फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करना है तो इस तरीके से करेंगे। IFRS 2 किसके बारे में बात करता है? शेयर बेस्ड पेमेंट के बारे में। सर शेयर बेस्ड पेमेंट, जी हाँ, शेयर बेस्ड पेमेंट के बारे में हमारे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बनाया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नाकास जो अथॉरिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, नाकास, वो नोटिफाई करती थी। एक्चुअली इंडिया में क्या होता है, जो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो ये रूल्स जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इनको फॉर्म करके देता है, और जो अथॉरिटी है नाकास वो इसको नोटिफाई करती है, तब जाके वो एप्लीकेबल होते हैं। और ये जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है। ठीक है जी, ये रफ था, छोड़ो। शेयर बेस्ड पेमेंट के बाद हमारा तीसरा IFRS आता है, बिजनेस कॉम्बिनेशंस। सर जो शेयर बेस्ड पेमेंट्स था, बिजनेस कॉम्बिनेशंस जो बात करता है वो बात करता है जो भी कंपनीज आपस में अमलगामेट हो जाती हैं, बिजनेस को टेक ओवर कर लेती हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये बिजनेस कॉम्बिनेशंस वाले रूल्स उन पर लगाए जाते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। शेयर बेस्ड पेमेंट आया था, ये इसलिए होता है कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ESOPs देती हैं, कुछ भी बेनिफिट्स टाइप के देती हैं शेयर बेस्ड पेमेंट पे। तो उस टाइम पर हम ये वाले रूल्स एप्लीकेबल करते हैं उस कंपनी के ऊपर अकाउंटिंग के लिए। ठीक है जी, बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, बहुत वाइड है। अभी हम सिर्फ एक जो है ब्रीफ कर रहे हैं डिस्कशन इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक एक को हम डीपली एनालिसिस करेंगे कि किस IFRS में क्या बात की गई है, जिससे एक हमको थोरली सारी नॉलेज आ जाए कि हाँ कौन सा IFRS क्या बात करता है। IFRS 4 क्या बोलता है जी? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनकी बात इसमें की गई है, रूल्स के हिसाब से अकाउंटिंग की जाएगी। IFRS 5 क्या बात करता है जी? वो ये बताता है कि जो नॉन करंट असेट्स होते हैं, कौन से, हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 था जो इसकी बात किया करता था, पर ठीक है, अब वो चेंजेस ये वो सारे रूल्स यहाँ पर डाल दिए गए हैं और IFRS 5 उसको नाम दे दिया गया है। ऑब्वियसली IFRS में फिर थोड़ा बहुत चेंजेस करके वो इंडिया करके इंडिया में एप्लीकेबल हो रहे होंगे। ये कहानी है जी। अगला आता है IFRS 6। IFRS 6 क्या बोल रहे जी? ये होता है एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवेल्युएशन करना किसका? ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब इसको डीपली डिस्कशन करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा क्लास करने में। IFRS 7 क्या बोलता है जी? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स
डिस्क्लोजर्स, जितने भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होंगी वो यहाँ पर डाल दी हैं। इसको आप स्टार लगा लेना जी। बहुत ही बढ़िया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं हमारे, जैसे डेरिवेटिव्स हो गए और कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हमारे, जो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, इन सबको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। IFRS 8 किसकी बात करता है? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की बात करता है। जैसे एक बार पहले था ना सेगमेंट रिपोर्टिंग के नाम से, उस टाइप का ही है कि जो भी बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट्स हैं उन सबके रिपोर्टिंग किस टाइप से करोगे आप, तो वो उसके बारे में बात करते हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। इसके बाद आता है हमारे पास IFRS 9। 8 तक हमने कर लिया था, ऑपरेटिंग सेगमेंट था। 9 आता है हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसको भी हम स्टार मार्क कर लेते हैं, क्योंकि जो IFRS 7 था ना वो इसके डिस्क्लोजर्स की बात करता था। ठीक है, ये इसके अकाउंटिंग रूल्स की बात करेगा। IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या था, एक हमने वीडियो डाली थी, उसमें हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं इस रूल के हिसाब से, वो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हम जो इसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे डीपली, वो हम आगे की वीडियोस में डालेंगे। डिस्कशन जो भी होगी वो सब करेंगे। अभी हम सिर्फ एक थोरो स्टडी कर रहे हैं कि एक इंट्रोडक्शन ऑफ IFRS कर रहे हैं। 11 बोलता है जॉइंट एग्रीमेंट्स। IFRS 12 क्या बात कर रहा है, वो डिस्क्लोजर की बात करता है सर, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की। किसमें? इन अदर एंटिटीज। अगर किसी और एंटिटीज़ में आपका कोई इंटरेस्ट है, मतलब कि कोई शेयर्स खरीदे हुए हैं या प्रॉफिट में कुछ भी आपका शेयर जा रहा है या कुछ भी इंटरेस्ट आपका वहाँ बन रहा है, तो वो आपको शो करना पड़ेगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स बताता है। IFRS 13 किसकी बात करता है? फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही उम्दा। तो 7 हमने इम्पोर्टेंट लगाया था, एक 9 इम्पोर्टेंट लगाया, एक हमने लगा दिया है 13 इम्पोर्टेंट। मतलब कि इसका यूज़ सबसे मतलब मैक्सिमम कंपनीज में होता है, कहने का मतलब ये है। तो कंपनीज जो ज़्यादातर फॉलो करती हैं वो ये वाले IFRS करती है, क्योंकि ये चीज़ आपको कुछ सिलेक्टेड कंपनीज में मिलेगी, ये भी कुछ सिलेक्टेड में मिलेगा, ये भी सिलेक्टेड में मिलेगा, बट ये वाले है ना, ये जनरली आपको मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपको मिलेंगे ही। IFRS 14 क्या बोलता है, वो रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स के बारे में बात करता है। फिफ्टीन क्या बात करता है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। तो रिवेन्यू किस तरीके से रिकॉग्नाइज करोगे, जैसे AS7 था एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स टाइप का, तो उसमें रिवेन्यू का भी दिखाया गया था कि इस तरह से परसेंटेज कंप्लीट हो जाती है तो इतनी रिवेन्यू हम बुक कर सकते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। उस बेस की बात कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि वो उठा के यहाँ पे डाल दिया, ऐसा नहीं।
पर हाँ उस बेस पे ही बातें की गई हैं इसके अंदर और भी डीपली, और क्योंकि ये सब बहुत वास्ट है उसको हम शॉर्टली अभी डिस्कस, सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं उनका कि किस में क्या बात की गई है या कौन सा नंबर क्या बात कर रहा है बस। IFRS 16 जो होता है वो होता है लीजेस का, जो कि पहले किसी ज़माने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 था। अभी ये IFRS 16 डाल दिया, इसको भी मार्क इम्पॉर्टेंट कर लो सर, बहुत अच्छी अकाउंटिंग होती है, मज़ा आता है इसको अकाउंटिंग करने में। अगला आता है जी IFRS 17। IFRS 17 क्या बोलता है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है सर, ये 17 तक IFRS इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास IASB द्वारा जो IAS इंट्रोड्यूस किए गए थे वो आ जाते हैं। अब इसकी बात करेंगे हम इसके बाद। और जो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का, ये हमारे पास मैंडेटरी एप्लीकेबल जो ये हो गया है वो हो गया है आफ्टर 1 जनवरी से। ये अब कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, ये आपको एप्लीकेबल कराना ही होगा। ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है कि IFRS जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो IFRS 17 तक किए गए हैं टिल नाउ, अभी तक के लिए। और इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी IAS में। IAS क्या होता है? वो होते हैं हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक्चुअली क्या था, वो US वाला IAS फॉलो करता था, UK वाला IFRS फॉलो करता था, और IAS पहले बने थे, फिर IFRS बने, और फिर उसको कन्वर्ट करके इंड AS बना दिया गया। अब जो IFRS बन गए हैं वो बन गए हैं, जो नहीं बने हैं बाकियों के लिए वो फिर IAS ही फॉलो हो जाते हैं, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने फॉर्म किए थे। उसको डिस्कशन करते हैं इसके बाद हम कि वो कौन कौन से IAS क्या क्या बात करते हैं। तो IASB इसको बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये क्या करता है? ये IAS बनाता है। ठीक है जी। तो IAS 1 क्या बात कर रहा है? IAS 1 क्या बात कर रहा है? वो बात करता है जी प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ठीक है जी, किस तरह से प्रेजेंट करेंगे वो ये बात करता है। ऑब्वियसली शुरू का है तो वो यही बात करेगा। सेकंड आता है इन्वेंट्रीज। जो कि किसी टाइम पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 था, IAS 2 यही होता है। अगला आता है IAS 7। वो क्या बात करता है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 था इंडियन अकाउंटिंग में। उसके बाद आता है IAS 8। वो क्या करता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजिंग इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। ठीक है, ये हमारा जो उससे रिलेटेड था, हमारे पास जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह पॉलिसी चेंजेस वगैरह किया जाता था। क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड 5 था वो प्रायर पीरियड आइटम्स पे डील करता था, कि जो भी प्रायर पीरियड आइटम्स हैं या कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 दिया गया था पॉलिसीज़ वगैरह के लिए, तो वो सब अब हट चुके हैं। अब IFRS और IAS एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो IFRS को कन्वर्ट करके इंड AS बना दिया गया है। और इवेंट्स
आफ्टर द रिकॉर्डिंग पीरियड। कौन से होते थे ये? सबसीक्वेंट इवेंट्स होते थे सर, याद आ गया? सबसीक्वेंट इवेंट्स होते थे, जो इवेंट्स आफ्टर द रिकॉर्डिंग पीरियड आते थे। IAS 12 क्या बात करता है? इनकम टैक्सेस की। इनकम टैक्सेस मतलब वो जो इसमें डेफर टैक्स की बात की जाती है, डेफर टैक्स असेट्स की या डेफर टैक्स लाइबिलिटी की। यहाँ लिख देता हूँ मैं, टैक्स की बात की जाती है, असेट्स भी हो सकता था और लाइबिलिटीज़ भी हो सकती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है और कंपनीज़ में जो एप्लीकेबिलिटी भी इसकी ऑलमोस्ट सभी कंपनीज़ में होती है। अच्छा, एक काम ये भी कर देते हैं कि जहाँ जहाँ हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े थे ना, वो साथ साथ लिखते भी रहते हैं। ठीक है, जैसे इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड था, ये हमारे थे सबसीक्वेंट इवेंट, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 था। इनकम टैक्सेस है, जैसे डेफर्ड टैक्स असेट हो सकते हैं, लाइबिलिटीज हो सकते हैं, ये हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 था। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा एक याददाश्त वापस आ जाएगी हमारी हल्की हल्की। IAS 16 आता है सर, उसके बाद वो आता है PPE, मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ पर हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 था, याद हो तो, फिक्स्ड एसेट्स के नाम से। तो मिली जुली बातें होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट हाँ हर किसी की जो है इकोनॉमी अपने हिसाब से चलती है कंट्री की, तो उसके हिसाब से चेंजेस कर देते हैं, कुछ कुछ नहीं करते, कुछ डायरेक्टली एप्लीकेबल कर लेते हैं। हमारे भारत में तो चेंजेस करके एप्लीकेबल किया गया है, जिसको हम इंड AS का नाम देते हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हारे जहन में चली जाए ये बात कि इंड AS को डायरेक्टली हम IFRS को अप्लाई नहीं करते हैं, हम उसमें चेंजेस करने के बाद ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आता है IAS 17। IAS 17 क्या बोलता है? लीजेस, जो कि किसी ज़माने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 था हमारा। IAS 19 क्या बोलता है? एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जो कि किसी ज़माने में कौन सा था सर? 15। एम्प्लॉय बेनिफिट्स के नाम पे बात होती थी, जहाँ पर हम आपके जो भी ऑब्लिगेशंस होती थी कंपनी की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, फिर उसके बाद एक रिजर्व बना के चलते थे, PBDBO करके, ऐसा करके यूज़ होता था, है ना? तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना और जो भी हमारे खर्चे होते हैं, तो कंपनी क्या करती है, शुरू से ही एक रिजर्व बना के चलती है, जो उसकी वैल्यू आगे फ्यूचर में जाकर उतनी बन जाती है जितनी उतने एम्प्लॉयज़ को बांटनी है। मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स के बारे में बात होती है यहाँ पर। ठीक है, IAS 20 क्या बात करता है? वो बात करता है अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। जी हाँ, गवर्नमेंट ग्रांट जो हमें मिल जाती हैं, कई बार गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड कर देती है, जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, इनके लिए गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ कई बार काइंड में कुछ दे देते हैं, कई बार कुछ कैश में दे देते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशंस वगैरह मिल जाती हैं कुछ भी। और आगे बात करते हैं इसकी डिस्क्लोजर्स की। तो यहाँ क्लियरली बता दिया गया कि जितनी भी गवर्नमेंट से हेल्प मिली है उसको अलग से डिस्क्लोज करो, जिससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो रीडर्स हैं उन तक हमारा क्लियर मैसेज चला जाए कि ये चीज़ गवर्नमेंट ने दी है और ये चीज़ हमारी है। करेक्ट? IAS 21 आता है। 21 क्या बोलता है? वो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के बारे में बात करता है। द इफेक्ट्स ऑफ changes in foreign exchange rates। ठीक है जी, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे याद आ रहा है, वो है 11।
23 क्या बात करता है? बोरोइंग कॉस्ट की। इसमें डिस्कशन होता है, जैसे हमारे पास था ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, इसमें बात करता था कि इंटरेस्ट कॉस्ट के बारे में बात करता है। जैसे जो भी हम बोरोइंग लेते हैं, हम बाहर से लेते हैं, अंदर से लेते हैं, इंडिया से लेते हैं, आउट ऑफ इंडिया से लेते हैं, उस तरह की आपस में कॉस्ट कंपैरिजन होता था कि हमें कहाँ से लेना सस्ता पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने बाहर से फॉरेन से बोरोइंग कर ली और एक अपने इंडिया से ही कर ली। मान लो इंडिया से 6% पे कर ली और फॉरेन कंट्री से 2% पे कर ली, पर यहाँ पर यूएसडी से मान के चलो रेट चेंज होता रहता है, यहाँ पर रुपीज़ में होती है, तो उसका इफेक्ट देख के जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हम उठा लेते थे। ठीक है जी, तो ये कैलकुलेशन होती थी यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारे पास IAS 24। वो किससे रिलेटेड होता है जी? रिलेटेड पार्टी से। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। तो रिलेटेड पार्टी के जो भी डिस्क्लोजर होता है, इसके लिए हमारे पास आता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज IAS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। IAS 24 के बाद एक जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो 26 इंट्रोड्यूस किया गया है। वो किसके बारे में बात करता है? वो अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। किसकी? रिपोर्टिंग बाय रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान, प्लान्स, उसके बारे में बात करता है। उसकी अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग किस तरह से की जाएगी, ये बात होती है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, कहाँ तक कर लिया था जी? IAS 26 तक कर लिया था हमने। IAS 27 आती है, वो क्या बोलती है जी? वो बोलता है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्वेंटी 28 बात करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम इन एसोसिएट्स में या फिर जॉइंट वेंचर्स में, मिल के बिजनेस करते हैं जो भी हम, तो उसकी अकाउंटिंग इस तरीके से की जाएगी, वो बताया जाता है। अगला आता है IAS 29। वो क्या बोलता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स। थर्टी टू क्या बात करता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता है। कि उसकी प्रेजेंटेशन की बात करता है, किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। IAS 33 अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, जो कि हमारे पास पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 हुआ करता था। थर्टी 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था 25। एक इस पर भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं, और एक और भली बात ही इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स हमारे पास ये कौन सा हुआ करता था?
28। ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारे पास IAS 37। 37 भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास। 37 क्या बात करता था? प्रोविजंस और ये था हमारा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड एसेट्स, कॉन्टिंजेंट एसेट्स। ठीक है। और ये हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 हुआ करता था। उसके बाद आता है हमारे पास IAS 38। 38 क्या बात करता था? इंटेंजिबल एसेट्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आता था हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। और 2 और आते हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास 2 और कौन से आते हैं जी? IAS 39। वो क्या बात करता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट्स। तो उसकी अगर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, तो इसको मैं बता दूं आपको, 2 भागों में बांट दिया जिस तरह से। एक बांट दिया प्रेजेंटेशन, जिसकी बात कर रहा था हमारा क्या? IAS 32। और अगर इसी को हम रिकॉग्निशन और मेजरमेंट करते हैं IAS 39, तो 2 का एप्लीकेबल हो जाएगा इसमें। ठीक है, 2 तरीके से बात हो जाएगी इनमें। लास्ट बट नॉट लीस्ट 40, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट्स होती थी हमारे पास किस में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में। अच्छा, ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे? याद हो तो ये लास्ट में आए हुए थे हमारे पास। 30, 31 ये सब आए हुए थे हमारे पास। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारा हो गया, इन्वेस्टमेंट्स होती है इसमें। तो ये सब थे IFRS और IASB की नॉलेज। इसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया। अब हम एक एक करके इनके डीप नॉलेज लेंगे कि भाई किस में क्या बात की गई है, क्या से बात की गई है, क्या अकाउंटिंग करवाना चाहता है, क्या नहीं करवाना चाहता। और हाँ, एग्जाम्पल भी लेंगे जिससे ठीक से समझ आ जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बाय बाय।